आज हम लोग साउथ के और नॉर्थ में जितने रिकंस्ट्रक्शन एरा के टाइम पे जो ग्रुप इमर्ज्ड हो रहे थे, हम उनको डिस्कस करेंगे। हम देख रहे थे कि रिकंस्ट्रक्शन एरा इब्राहम लिंकन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और उनका मेन एम था फॉर इम्प्रूवमेंट द कंडीशन ऑफ स्लेवरी एंड आल्सो गिव अ राइट टू वोट टू स्लेवरी। वो चाहते थे कि उनको राइट दिया जाए और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उसको रिमूव किया जाए, ये इब्राहम लिंकन चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिविल वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन एरा पीरियड स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप इमर्ज्ड होता है फॉर इन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जो बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप है इसका नाम है कारपेट बेगर। कारपेट बेगर जो है वो ओरिजिनेटेड होता है फॉर इन द नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका से ओरिजिनेट होता है। और ये एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एरा ये नॉर्थ टू साउथ अमेरिका मूव करता है। और जब ये मूव करता है तो ये एक रेड कारपेट टाइप बैग कैरी करता है और इसी वजह से इसको सब कारपेट बेगर कहते हैं। तो अब हम पढ़ते कारपेट बेगर कौन थे बेसिकली। कारपेट बेगर मिडिल क्लास पीपल थे जो प्रोफेशनल टीचर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बिजनेसमैन थे, जर्नलिस्ट थे और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, लाइक मार्केटिंग, है ना। नॉर्थ अमेरिका के मार्केटिंग में इन्वॉल्व थे। बट हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा डेवलप था क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री थी। बट इन साउथ अमेरिका ये चीज़ नहीं थी। और हम जब रिकंस्ट्रक्शन का टाइम आता है तो इस टाइम पे हम देखते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट चालू होता है, साउथ अमेरिका में डेवलपमेंट चालू होता है, जिसकी वजह से जो कारपेट बेगर है ना वो मूव करने लगते हैं। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है ना कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग हैं, रिच पीपल है, उन्होंने अपनी जो मोनोपोलीज़ है उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली और मिडिल जो क्लास पीपल हैं उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्थ अमेरिका में नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं और वो चाहते हैं कि हम साउथ अमेरिका की इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी में ज्वाइन करें और वहाँ से हम प्रॉफिट गेन करें। और ऑल्सो उनका ये भी मतलब मोटिव था कि हम साउथ की जो कंडीशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट करें। वो स्लेवरी सिस्टम को भी रिमूव करना चाहते थे, है ना। स्लेवरी के वोट के लिए भी चाहते थे कि स्लेवरी को वोट मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो हमने देखा कि कारपेट बिगर इन्हें क्यों कहा गया, कारपेट बिगर बेसिकली कौन थे और ये क्यों मूव कर रहे थे। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, क्योंकि जितने भी अपॉर्चुनिटी थी उन्होंने बिग रिच पीपल, एरिस्टोक्रेट पीपल, है ना, उन्होंने इकॉनमी में अपनी मोनोपोलीज टाइप इस्टेब्लिश कर रखी थी जिसको। बट इन साउथ अमेरिका में रिकंस्ट्रक्शन ईरा के समय पे हम देखते हैं डेवलपमेंट चालू होता है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि हम साउथ अमेरिका की इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। और मैंने बताया कि क्योंकि साउथ अमेरिका में लोग जो थे ना वो एग्रीकल्चर इकॉनमी पे बेस्ड था और रिकंस्ट्रक्शन एरा पे इसको एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल इकनॉमी कन्वर्ट किया जा रहा था, जिसमें कारपेट बेगर लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इकोनॉमी ऑफ साउथ अमेरिका, मार्केटिंग में, बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन में। उस टाइम पे रेलवे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था। इस चीज़ में हम इम्पॉर्टेंट रोल कर सकते हैं। अब पढ़ते कारपेट बेगर व्यू टुवर्ड अ स्लेव। स्लेव के प्रति इसका कैसा ये था कि वो स्लेव को कितना, मतलब स्लेव के प्रति वो क्या चाहते थे। क्या वो स्लेव को चाहते थे कि स्लेवरी सिस्टम रहे या अगेंस्ट थे वो। तो हम देखते हैं कारपेट बेगर अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ स्लेवरी। ये सिस्टम जो स्लेवरी का जो सिस्टम है उसके लिए अगेंस्ट थे। दे वॉन्ट कि राइट द स्लेवरी एड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ये चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का उसमें इनकी जो राइट है उसको ऐड किया जाए। दिस सपोर्ट द अमेंडमेंट ऑफ 14, 15 एंड 16। हम लोग जानते हैं कि जो 14th अमेंडमेंट है, 15th अमेंडमेंट है, 16 अमेंडमेंट में उस टाइम पे डिमांड हो रही थी, मीन्स राइट टू वोट, राइट टू सिटीजनशिप फॉर द स्लेवरी, है ना। ये सपोर्ट में थे कि हाँ उन्हें राइट मिलनी चाहिए।
फिर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द, हाँ, जेंडर, कास्ट, ये सब के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ, वो नहीं होना चाहिए। Carpetbagger want कि slave also join the economy of the South America, also join and participate the polity of South America। ये चाहते थे कि नहीं, सच में वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, पॉलिटी में भी उनकी राइट्स हो, तो वो ऐसा चाहते थे Carpetbagger। आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द कंडीशन ऑफ Carpetbagger, सॉरी यहाँ पे साउथ अमेरिका होगा, जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं साउथ अमेरिका में तो इनकी कंडीशन बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो सो मोस्ट ऑफ द Carpetbagger, इस वजह से Carpetbagger जो है ना, नॉट मूव देयर ओरिजिनल प्लेस, ये ओरिजिनल प्लेस पे जो मतलब नॉर्थ से आए थे तो ये नॉर्थ प्लेस पे नहीं जाते हैं और परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। बट मोस्ट ऑफ द Carpetbagger, बट क्या होता है ना कि कुछ Carpetbagger की कंडीशन इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, तो ये फिर से वो अपने ओरिजिनल प्लेस, नॉर्थ अमेरिका से आए थे तो वो नॉर्थ अमेरिका के लिए चले जाते हैं। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल पावर इन द इकोनॉमी ऑफ साउथ अमेरिका, दे ऑल्सो पार्टिसिपेट। अब जब ये हम देखते हैं ना कि जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इनकी जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट लेने लगे किसकी इकोनॉमी में, साउथ अमेरिका की इकोनॉमी में, पॉलिटी में, सोसाइटी में इन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया। और ये इन्होंने स्लेवरी सिस्टम में भी बहुत इम्प्रूवमेंट लाया और ये अपनी कंडीशन को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। तो ये था Carpetbagger के बारे में कि Carpetbagger कौन थे, फिर ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, फिर उनका क्या मोटिव था, वो क्यों नॉर्थ से साउथ अमेरिका आए थे और वो स्लेवरी के लिए क्या चाहते थे, और कुछ तो सेटल हो गए और कुछ नहीं सेटल हुए, वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे चले गए। फिर सेकंड ग्रुप जो है वो उसका नाम है स्कैलावेज। स्कैलावेज जो था ना वो स्कैलावेज भी उस टाइम पे एक सोसाइटी ग्रुप इमर्ज होता है। ये जो ग्रुप है वो साउथ अमेरिका में इमर्ज होता है। ये वाइट सदर्नर डेमोक्रेटर नॉन एज देयर इनेमी, मतलब जो वहाँ के वाइट थे ना वो अपने इनेमीज़ को स्कैलावेज कहते थे, क्योंकि स्कैलावेज जो थे ना वो अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ स्लेवरी, जबकि ये वाइट है फिर भी अगेंस्ट सिस्टम ऑफ स्लेवरी के। तो ऑफ कोर्स जो वहाँ पे इलीट क्लास वाइट हैं, जो रिच क्लास वाइट हैं, है ना, वो तो बोलेंगे ही कि हाँ स्कैलावेज जो है वो हमारे इनेमीज़ हैं, क्योंकि ये उनकी अगेंस्ट थे। वाइट डेमोक्रेटर चाहते थे, जो वाइट एरिस्टोक्रेट ऑफ साउथ अमेरिका के लोग थे वो चाहते थे कि स्लेवरी सिस्टम बरकरार रहे, हमेशा रहे, है ना, कभी हटे ना, क्योंकि उनकी ओवरऑल इकोनॉमी जो थी वो स्लेवरी पे डिपेंड करती थी। बट जो मिडिल क्लास वहाँ पे जो वाइट पीपल थे द अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ स्लेवरी, सो इसलिए वहाँ पे जो वाइट एरिस्टोक्रेट जो थे, वाइटनर जो वाइट थे, वो इनको स्कैलावेज नाम से बुलाते थे। ये अब हम देखते हैं कि स्कैलावेज जो थे वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। द ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ अमेरिका। द मेजॉरिटी ऑफ स्कैलावेज इन्वॉल्व इन लैंडलेस इकॉनमी, इनके पास ज़मीन नहीं था। ये एजुकेटेड थे, मतलब लाइक ये भी मर्चेंट थे, व्यापार करते थे, आर्टिजन थे, थोड़े बहुत प्रोफेशनल काम भी करते थे, बट ये बहुत रिच नहीं थे, ये मिडिल क्लास साउथ अमेरिका पीपल थे और लैंडलेस थे, इनके पास ज़मीन ये सब नहीं था। बट ये चाहते थे इम्प्रूव हो कंडीशन, ये अपनी कंडीशन, इनकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये ना साउथ अमेरिका की पॉलिटी में ज्वाइन थे और ना ही पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि ओवरऑल जो इकॉनमी है साउथ अमेरिका की वो एलीट क्लास जो थे वो उन्होंने होल्ड कर रखा था, उन्होंने ही सब चीज़ होल्ड कर रखा था, जिसकी वजह से इनको कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया उन्होंने। जो इस रिकन्स्ट्रक्शन एरा में ये चाहते थे कि हमारी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो। तो इसके अलावा व्यू टुवर्ड द स्लेवरी, इनका क्या व्यू था स्लेवरी के प्रति। तो स्कैलावेज भी चाहते थे कि स्लेवरी की जो कंडीशन है ना वो इम्प्रूव हो, और ये चाहते थे कि हाँ उन्हें भी राइट टू वोट दिया जाए और उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आए। और ये चाहते थे कि मेरी भी अपनी भी जो कंडीशन है, क्योंकि इनकी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, और ये चाहते थे कि जो हमारी कंडीशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो रिच एरिस्टोक्रेट हैं, जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड कर रखा है इस पे
अपनी पूरी इकोनॉमी सब चीज़ पे होल्ड कर रखा है, इन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते हैं, तो इस चीज़ से अगेंस्ट थे। और ड्यू टू पार्टिसिपेट इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन, जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द इकोनॉमी ऑफ साउथ अमेरिका, सो इनकी इम्प्रूवमेंट जो कंडीशन है उनकी इम्प्रूवमेंट होने लगी। अब हम देखते हैं कू क्लैक्स क्लैन, ये थर्ड ग्रुप है।